आइए स्टार्ट करते हैं फिर से एक इंड एस IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अगर आप कोई नॉन करंट एसेट्स को आपके लिए क्या है वो यूजफुल नहीं है तो आपने क्या कर दिया, उसका ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर दिया या फिर हेल्ड कर दिया फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा। प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपको क्या करने के बाद आपको रिजल्ट बताना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या आया डिसकंटिन्यू करने से। रिजल्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका। जैसे आपने डिसकंटिन्यू किया, डिसकंटिन्यू करने पास उसकी एक एक कैरिंग अमाउंट होगा, उसका एक रियलाइजेबल वैल्यू होगी। दोनों में से जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके पीएनएल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगला पॉइंट, क्लासिफिकेशन नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। अगर आप उसे क्लासिफिकेशन करेंगे तो हेल्ड फॉर सेल में डाल देंगे, अब उस पर आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते भले ही आप उसका यूज कर रहे हो। और वो जो एसेट्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए फॉर सेल। करंट कंडीशन के अंदर वो सेल के लिए होना चाहिए, मैनेजमेंट कमिटेड होना चाहिए उसे सेल प्लान बनाने के लिए, सेल प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बायर मस्ट बी प्लेस, होने चाहिए बायर वहाँ पर कि वो आए देखें और जाएं, और उसकी जो वैल्यू की जाएगी नियर बाय रीजनेबल प्राइस होगा, यानी कि फेयर वैल्यू भी होगी। जो सेल टू बी एक्सपेक्ट मानी जाएगी कि 1 ईयर के अंदर एक्सपेक्टेड टू बी सेल माना जाएगा। सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ प्लान अनलाइकली, अगर कोई प्लान में चेंज आ रहा है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे। अब मेजरमेंट कैसे करेंगे नॉन करंट एसेट्स का जो कि सेल के लिए, वो लोअर होगी किस चीज़ की, कैरिंग अमाउंट जो आपका बैलेंस शीट के अंदर चलता हुआ आ रहा है, और उसके बाद जो भी एसेट्स का वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, उसमें से कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा अमाउंट लोअर आ रहा है, उस लोअर को पे उसकी वैल्यू की जाएगी। वैल्यू करने के बाद इम्पेयरमेंट और री मेजरमेंट, अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस उसमें से निकाला गया। जैसे इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि जब हमारी कैरिंग अमाउंट, जो कैरिंग अमाउंट है वो फेयर वैल्यू से कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे फेयर वैल्यू तक लेकर के आते हैं, तो लॉस को मेजर करते हैं। फर्दर क्या होता है कि कैरिंग अमाउंट हमारी क्या होती है कि हमारी जो फेयर वैल्यू है वो बढ़ने लगती है। यानी कि हमारी फेयर वैल्यू जो बढ़ने लगती है, तो बढ़ने लगती है तो हम क्या करते हैं, अपनी कैरिंग वैल्यू को भी बढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो वापस रिवर्सल है, वो उतना ही हो सकता है जितना आपने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है। उसके बाद आते नॉन करंट एसेट्स, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी। सॉरी, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के लिए जब आ गई है तो डेप्रिशिएट दोबारा से नहीं होगी। उसके बाद इफ एसेट्स रिक्लासिफाइड फ्रॉम हेल्ड फॉर सेल इट मेजर एट लोअर, ये हमने पढ़ ही लिया था कि लोअर करेंगे जो भी प्रीवियस कैरिंग अमाउंट होगी जो डेप्रिसिएशन के लिए यूज होती है, और उसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। नॉन करंट एसेट्स एंटिटी को बहुत सारे डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डिस्क्लोजर में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि कौन सी नॉन करंट एसेट्स थी या ग्रुप ऑफ एसेट्स थी, फैक्ट और सर्कमस्टांसेस क्या थे जिसके कारण आपने उसे नॉन करंट एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल या फिर डिस्पोजल ऑफ ऑपरेशन किया है। गेन और लॉस क्या हुआ है उसके रिक्लासिफिकेशन के कारण, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो भी किया गया उसके क्या क्या इफेक्ट रहे एंटिटी के ऊपर, क्या ऑपरेशन जो भी था वो डिसकंटिन्यू किया गया। अब देखेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या इंपैक्ट आएगा उसका। डिसकंटिन्यू करने के साथ साथ हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंगल अमाउंट शुड भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या कि आपका पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, जो भी पोस्ट टैक्स प्रॉफिट था, पोस्ट टैक्स लॉस जो भी हुआ, वो क्या हुआ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के डिसकंटिन्यू करने में, पर्टिकुलर एसेट्स का ऑपरेशन अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया उससे आपके एंटिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद देखेंगे कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस कितना कितना पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और मेजरमेंट किया, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस निकाला गया कि पर्टिकुलर एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने में, यानी हेल्ड फॉर सेल में अगर उसे रिक्लासिफाई किया है या ऑपरेशन उसका डिसकंटिन्यू किया है, उस पर्टिकुलर रिक्लासिफिकेशन से आपको प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। उसके बाद कितना रेवेन्यू हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, प्री टैक्स प्रॉफिट हुआ है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, उस डिसकंटिन्यू ऑफ ऑपरेशन के करने के बाद आपको उससे कितना रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्री टैक्स प्रॉफिट हुआ है, रिलेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या रहे हैं, और गेन और लॉस क्या हुआ है उस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने में या फिर उस एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने में। तो फाइनेंशियल इंपैक्ट देखेंगे। उसके बाद कैश फ्लो देखेंगे। कैश फ्लो के अंदर हम देखेंगे कि डिसकंटिन्यू करने के बाद कैश फ्लो पे कितना इम्पैक्ट आया है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है,
डिस्क्लोज करनी है, फाइनेंशियल में इम्पैक्ट लेनी है, उसको क्लासिफिकेशन देखनी है। हमने अगर हम देखे जाए तो हमने अगर रिक्लासिफाई करा है तो रिक्लासिफाई करने के बाद हम ये देखेंगे कि हम उसे मेजर कैसे करेंगे, उसका डिस्क्लोजर कैसे देंगे, डिस्क्लोजर देने के बाद उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, मैनेजमेंट को क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ये चीजें हमें बताई गई हैं। डेप्रिसिएशन हम ले नहीं पाएंगे, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे को IFRS 5 में देखने को मिली है। इसी तरह कंटिन्यूसली हम एसेट साइड के सारे IFRS इन आपके IAS जो भी हैं इसके अंदर कवर होते हैं वो कंसिडर करेंगे। उसके बाद लाइबिलिटी साइड के सारे कंसिडर करेंगे। ये फुल फ्लैश वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। आप सिर्फ लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। थैंक यू।